हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है जी पावर शेयरिंग। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखना, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, अगर आपने देख भी लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीज़ अच्छे से रिकैप हो जाएगी। मैं फिर भी बता देता हूँ, लास्ट पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका दो अलग अलग कंट्री है, और बेल्जियम के अंदर भी पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम है, यानी डच और फ्रेंच आपस में लड़ते रहते हैं। और हमारे श्रीलंका के अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी, जो सिन्हाला थे और तमिल थे वो लड़ते रहते थे पावर शेयरिंग के लिए। ओके, हमने ये देख लिया था कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया और सिन्हाला की सुप्रीमेसी बनी रही। सिन्हाला ने क्या किया, बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था तमिलों के साथ और उनको डिस्ग्रेड कर दिया कि जाओ भाई, हम नहीं देंगे तुमको राइट्स। बट मैंने आपको ये बताया था कि जो बेल्जियम है उसने अपनी पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था, और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लिए, ठीक है, जिससे वहां पर शांति है और बहुत ज़्यादा शांति है। आज दोनों की दोनों फ्रेंच और डच बहुत शांति से रह रहे हैं बेल्जियम के अंदर। ठीक है जी, तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कैसे बेल्जियम के अंदर सारे के सारे लोग फ्रेंच डच जर्मन अकोमोडेट हो गए। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं, जो फ्रेंच लीडर थे ना, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, श्रीलंका जैसे रास्ता नहीं अपनाया। श्रीलंका में तो खून खराबा हुआ, उन्होंने पावर डिवाइड नहीं करी। बट जो हमारे बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि यार हमें रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और लोगों को इक्वल पावर देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर शांति बनी रह सकती है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज किए। 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज किए, ताकि जो भी लोग रह रहे हैं हमारे बेल्जियम में वो शांति से रह पाए। ठीक है जी, अब उन्होंने क्या क्या चेंज किए, क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने सुधारी, तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए और उन्हीं स्टेप की वजह से शांति बनी है बेल्जियम के अंदर। उसको कहते हैं हम बेल्जियम मॉडल। तो यानी जो रास्ता बेल्जियम ने अपनाया, जो जो स्टेप लिए ना, उसी को हम कहते हैं बेल्जियम मॉडल। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, कैसे बेल्जियम के अंदर लोग शांति से रह पा रहे थे, और साथ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की बात है। ठीक है जी, अब क्या किया उन्होंने, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि जो नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है ना, इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी जो हमारी ब्रुसेल्स के अंदर गवर्नमेंट थी ना, ब्रुसेल्स क्या था, कैपिटल था बेल्जियम का, तो वहां पर जितने फ्रेंच मिनिस्टर होंगे उतने ही डच मिनिस्टर होंगे। ये बात बोल दी तो ऑब्वियस ही बात है, शांति बनी रहेगी। डच को ये नहीं लगेगा यार फ्रेंच ज्यादा है ना, उनको ऐसा अलग अलग फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कर दिया, ये बोल दिया कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेला यूनिलेटरली फैसला नहीं ले सकती। मेरे कहने का मतलब है, ना ही डच और ना ही फ्रेंच, कोई भी फैसला अगर लेना है ना, दोनों को मिलकर लेना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिटी एक अकेला से एक तरफा फैसला नहीं ले सकती, तो इससे भी बहुत फायदा हुआ। तीसरी बात ये बोल दी गई कि अब है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट पे। पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी आप ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थी, उसे सबॉर्डिनेट रहने की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद के फैसले खुद ले सकती थी। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि हमारा जो फ्लेमिश रीजन था, वहां पर ज्यादातर लोग कौन रहते थे, डच रहते थे। ठीक है, बट ब्रुसेल्स के अंदर क्योंकि फ्रेंच लोग ज्यादा रहते थे, तो वो हुक्म चलाते थे, फ्रेंच की जो मतलब जो फ्लेमिश की गवर्नमेंट थी ना, उस पर हुक्म चलाते थे, जी ऐसे करो ऐसे मत करो। जबकि वहां पर डच कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते थे, है ना, बट फिर भी फ्रेंच लोग ही रूल करते थे। तो ये बोल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अब ऐसा नहीं होगा। जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, उनको हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये लिखा है कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, पावर भी दे दी गई, और साथ में टू रीजन ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बार बार उसे पूछना नहीं पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके जी, और नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ना, अब क्या किया कि ब्रुसेल्स की एक अलग से गवर्नमेंट बना दी गई थी, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन का था, डच का और फ्रेंच का, दोनों बंदे इक्वल थे। एक ही बात है, जो फर्स्ट पॉइंट था ना हमारा वही है। ओके, और क्या चीज़ करी गई, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बेल्जियम में एक और चीज़ करी गई बेल्जियम मॉडल के तहत, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, यानी डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। जैसे कि डच की लैंग्वेज से रिलेटेड या उनके कल्चर से रिलेटेड जो भी मसले होते हैं ना, जो भी मैटर्स होते हैं, तो वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। फ्रेंच के साथ भी यही है कि फ्रेंच की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, वो फ्रेंच के जो भी कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, वो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी, और जर्मन के साथ भी यही होगा।
ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो थी, साथ ही में एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट या थर्ड काइंड की गवर्नमेंट बना दी गई, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये इलेक्ट करते थे वही लोग जो वन कम्युनिटी के होते थे। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मान लो मैं डच हूँ, तो सिर्फ मैं अपनी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनूंगा, कोई फ्रेंच नहीं चुन सकता, है ना, समझ आ गया ना। जो उस कम्युनिटी की मतलब लैंग्वेज की या कम्युनिटी से है ना, वही वोट देकर अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनता है। फ्रेंच लोग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को, जर्मन लोग जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को, और जो हमारे डच लोग हैं वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। आई होप जी ये बात आपको क्लियर हो गई हो। देखो ये मॉडल आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है कि यार ये क्यों कर दिया जी, कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाने की क्या जरूरत थी, यूनिलेटरली पैसा क्यों लेना मतलब बंद करवा दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट लग सकती है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। बट मैं आपको बता दूं, ये जो बेल्जियम मॉडल अपनाया ना, बेल्जियम ने बहुत ही बढ़िया रास्ता अपनाया उन्होंने, और आज वहाँ पर बहुत शांति है, वहाँ पर एक बार भी दंगा नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है। और वहाँ पर इतनी शांति है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो भी ब्रुसेल्स के अंदर है आज, मतलब इतनी शांति है, ठीक है। पूरा यूरोपियन मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्री है ना, वो सारी की सारी यूरोपियन यूनियन में आती है, तो उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स से बना दिया, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल शांति है, कोई भी खून खराबा वहाँ पर या दंगे वगैरह नहीं होते। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्री डील विद द प्रॉब्लम। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी और हमारी बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, बट श्रीलंका ने दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने पावर शेयर नहीं करी, ठीक है, माइनॉरिटी को राइट नहीं दी, और उसकी वजह से वहां पर दंगे हुए। बट अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम के अंदर माइनॉरिटी को राइट दिए गए, ठीक है, माइनॉरिटी तो नहीं थी, बस सबको इक्वल राइट दिए गए, क्योंकि डच तो एक तरह से मेजॉरिटी थी, तो सबको इक्वल राइट दिए गए, और वहां पर शांति है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, देखो both the democracies yet they dealt with the question of power sharing differently, दोनों ने अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम को डील किया, ठीक है। बेल्जियम में क्या था, लीडर ने रियलाइज कर लिया है कंट्री की अगर यूनिटी बनाए रखनी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी कम्युनिटियां जो भी कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट के लिए और उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और म्यूचुअली एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। यानी मैं फ्रेंच हूँ तो मैं डच को रिस्पेक्ट दूंगा, ठीक है, और अगर वो फ्रेंच है तो वो मेरे को रिस्पेक्ट देगा। तो ऐसे ही म्यूचुअली एक्सेप्टेंस से और एग्रीमेंट से अरेंजमेंट करके ही शांति बनी रही थी बेल्जियम के अंदर। बट अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका के अंदर तो जी सीन बिल्कुल अलग था। जो हमारे सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो पावर शेयर करने के लिए रेडी नहीं थे, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से कंट्री की जो यूनिटी थी वो अंडरमाइन हो गई। जो तमिल थे वो बोलने लग गए कि जी अब हमें अलग कर दो, अलग कंट्री दे दो तमिल इल्म नाम से, अलग से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि श्रीलंकन शोज अप अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, अलग तरह का एग्जाम्पल उन्होंने, मतलब बेल्जियम से अलग था उनका केस। इट शोज अस दैट इफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कि सिन्हाला थी, अगर वो माइनॉरिटी पर ऐसी अपनी बातें थोपती रहेगी तो कहीं ना कहीं कंट्री की यूनिटी पर बात आ सकती है, कंट्री टूट सकती है, समझ आ गया। तो यानी दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री ने अलग अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम ने शांति और पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाया, और जो हमारी श्रीलंका थी उसने डोमिनेंस का रास्ता अपनाया, मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अपनाया। ओके जी, चलो अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको भी, वो क्वेश्चन है रीजन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यहाँ आपको ये आ सकता है वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक लाइन दिखाता हूँ, यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन हाउ। तो इन सारे के सारे जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बोले उनका आंसर यही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके दो रीजन है, एक तो है जी प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, और एक है हमारा जी मोरल रीजन। पहले इन दो वर्ड का है ना मैं मतलब समझा देता हूँ, जिससे आपको ना अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मान लो आप देख रहे हो कि रोड पे दो बंदों की लड़ाई हो रही है, दप्पड़ हो रही है, ठीक है, खून खराबा हो रहा है, बहुत मार रहे हैं एक दूसरे को। अब आप वहां पर गए, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप वहां पर गए, आपने बोला जी लड़ो मत, ठीक है, लड़ो मत। उन्होंने पूछा जी क्यों ना लड़े, तो आपने बोला कि जी खून खराबा अच्छी बात नहीं है, मतलब खून खराबा होता है ना, आप दोनों को चोट लग सकती है, तो ये होता है प्रूडेंशियल रीजन। यानी आपने उनको ये बताया कि अगर आप लड़ोगे तो चोट वोट लग सकती है, ठीक है, बल्कि बिल्कुल इंस्टेंट आपने वो दिखाया, मतलब इंस्टेंट आपने जो रिएक्शन होगा वो दिखाया कि जी आप अगर लड़ोगे तो खून खराबा, एक दूसरे की चोट लग सकती है आपको, ठीक है। ये होता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा। मोरल रीजन क्या होता है, दोबारा से लड़ाई हो रही है उनकी, आप गए वहां पर, आपने बोला मत लड़ो, उन्होंने पूछा क्यों मत लड़ो, आपने बोला लड़ना अच्छी बात नहीं है, आपने उनको मोरली समझाया, आपने उनको रीजन नहीं बताया। अगर आप उनको रीजन बताते तो वो प्रूडेंशियल रीजन होता, बट आपने ये बोला कि लड़ो मत,
क्यों? क्योंकि लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आपने उनको मोरल की बात बताई, दैट इज मोरल रीजन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा। पहले तो हम पोटेंशियल या प्रूडेंशियल भी कहते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पोटेंशियल या प्रूडेंशियल रीजन आ जाए तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपसे पोटेंशियल रीजन पूछे जाए तो पहला जो हमारा पोटेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छी है, क्यों? क्योंकि इससे जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना वो रिड्यूस हो जाता है बिटवीन टू सोशल ग्रुप। बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग कर दी थी तो कहीं ना कहीं हमारे डच और फ्रेंच लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। तो पहली तो हमें समझ आ गया कि पावर शेयरिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है वो घट जाती है। ओके जी, नेक्स्ट क्या रीज़न है? तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और वायलेंस भी होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, पहले मैं बताता हूँ। मतलब देखो, आपको पता ही है कि हमारे श्रीलंका के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जब जो हमारे श्रीलंका के सिन्हाला है अपना मेजोरिटेरियनिज्म के मेजर ले रहे थे, तो हमारी जो तमिल लोग हैं उनका भरोसा उठ गया था गवर्नमेंट से, और इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी वो जो भी लीडर्स वगैरह थे उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं थे हमारे तमिल, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये भी आती है अगर आप पावर शेयर नहीं करते। तो यानी पावर शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे जो वायलेंस है वो एक तरह से कम हो जाता है और साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ओके, अगर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, इंस्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तो पावर शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात लिखा है कि पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे लोग कानून की रिस्पेक्ट करें तो आपको सबके लिए इक्वल कानून बनाना चाहिए और सबको इक्वली पावर देनी चाहिए, पावर सबके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द माइनॉरिटी, ओवर अदर या माइनॉरिटी भी लिख सकते हो, कि जब मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के साथ बुरा व्यवहार करती है या उनको राइट्स नहीं देती ना, तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लग सकता है। सिन्हाला कम्युनिटी को भी तो बहुत मजे आए थे जब उन्होंने 1956 में ये रूल जब पास किया था, लॉ पास किया था, तो उनको बड़े मजा आए कि जी हमारे बच्चों को भी एडमिशन मिल रहा है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, सॉरी नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उनको बड़ा मजा आया। बट धीरे 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 जब लॉन्ग टर्म में देखे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो अलग ही कंट्री मांगने लग गए थे तमिल। तो शॉर्ट टर्म में तो ये जो मेजोरिटी कम्युनिटी अगर मेजोरिटेरियनिज्म मेजर लेती है तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कंट्री की यूनिटी को हार्म कर सकता है। ओके जी, चलो जी। तो अब देखो, समझ आया ना आपको पोटेंशियल रीजन। इसमें हमेशा देखो दंगे की बात हुई है, मतलब पोटेंशियल रीजन का मतलब होता है कि हमें पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे खून खराबा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं, और इसमें भी खून खराबे वाली बात करी गई है कि जी शॉर्ट टर्म में तो मजा आएगा बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं दंगे हो सकते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, यही रीजन है पोटेंशियल रीजन जिसकी वजह से हमें पावर शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं मोरल रीजन की, और जब ये मोरल रीजन आप सुनोगे तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि इसको मोरल रीजन क्यों कहते हैं। पहला जो पॉइंट है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आत्मा होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की। अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयर नहीं है तो समझ लो वो बिना आत्मा की कंट्री है, ठीक है, बिना स्पिरिट की कंट्री है। तो इसलिए पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। देखो इसमें कोई खून खराबे की बात नहीं करी, आपने मोरल बताया, ठीक है, तो इसीलिए इसे मोरल रीजन कहा जाता है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि पावर शेयरिंग उनके साथ करना बहुत ज़्यादा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयर करना उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके रूल वगैरह से अफेक्ट होते हो। जैसे कि आपको पता है तमिल, ठीक है, तमिल भी श्रीलंका में रह रहे थे और कहीं ना कहीं तमिलों को भी राइट मिलने चाहिए थे, क्यों? क्योंकि तमिल भी जो लॉ बनाया था उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, है ना। जब उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सिन्हाला के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, जबकि दोनों की क्वालिफिकेशन जो है और सारी चीज़ें सेम है, तो उनको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ जो आपके रूल से अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। और जो उसके साथ जिएंगे, तमिल को भी इसी लॉ के साथ जीना है, तो इसलिए पावर शेयर करना उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द वेरियस इशू। और नेक्स्ट चीज़ तो ये है कि यार अगर आप किसी के लिए रूल बना रहे हो, ठीक है, तो सबको साथ में लेकर चलो ना। देखो अगर वो तमिलों को साथ में लेकर चलते ना और बोलते कि जी हम ऐसा लॉ ला रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है। तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। वो ये बोल देते ज़्यादा से ज़्यादा यार हमारी भी नेशनल लैंग्वेज बना दो या ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, या हमें हमारे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा तो कम से कम रिबेट दो, बट ऐसे दंगा तो नहीं होता ना जो हो गया। तो इसलिए कंसल्ट करना भी अलग अलग इशू पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिख रही है ना अभी लाइन? आई होप दिख रही हो। ओके चलो जी, अब मैं ना पार्ट थर्ड भी साथ ही में करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पार्ट थर्ड पे अलग से वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो पार्ट थर्ड भी शुरू कर देते हैं। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ यार, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि नोट्स के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों को समझ भी आना चाहिए और उनको ये भी पता चलना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। और आपके सीनियर्स ने मेरे को, यानी जो बच्चे 11 में चले गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आई होप आप भी उससे ज़्यादा ही सपोर्ट दिखाओगे, मेरे को विश्वास है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं 9th से ही आए हो, 9th में भी आपने बहुत सपोर्ट दिखाया होगा। बट इस बार तो बिल्कुल धूम मचा देनी है, कम से कम 100 के तो करवाने हैं इस साल, इज्जत बचा लेना आप, ठीक है जी। ओके चलो, तो सबसे पहले तो हमें समझ आ गया जी पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बातचीत हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट तो है, बट कैसे करें पावर शेयरिंग, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि बेल्जियम के अंदर उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। और क्या क्या तरीके हैं जी पावर शेयर करने के, तो वही है, ठीक है। पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को इक्वल बांट दो, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दो और सब में इक्वल इक्वल बांट दो। जैसे इंडिया, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इंडिया के अंदर है ना 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी में कोर्ट वगैरह आते हैं, एग्जीक्यूटिव में IPS IAS वगैरह आते हैं, और हमारी लेजिस्लेचर में सारे मंत्री वगैरह आते हैं, पार्लियामेंट वगैरह आती है। अब मैं आपसे पूछूं, जो पार्लियामेंट वाले होते हैं ना, जो लेजिस्लेचर, वो लॉ मेकिंग करते हैं, तो लेजिस्लेचर से L से लॉ मेकिंग, तो समझ जाना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल है, या हमारी लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। पहली बात तो तीनों इक्वल पावरफुल है, तीनों, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब आप पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इक्वली बांट दो तो इसी को ही कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और जब जुडिशरी कोई गलत काम करेगा, मान लो इन तीनों ऑर्गन में से कोई एक गलत काम करेगा, तो दोनों उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो जुडिशरी कोई गलत काम करता है तो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर हमारे लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाने वाले हैं ना, मंत्री वगैरह, वो गलत कानून बनाते हैं तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उनको रोकेंगे। तो ऐसे एक दूसरे पर चेक रखते हैं, तो इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस मेथड भी कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, चेक एंड बैलेंस, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। 1 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेक एंड बैलेंस मेथड किसमें होता है। तो हमारा जो चेक एंड बैलेंस मेथड है ये हमारा हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया इसका एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर इक्वल पावर बांटी गई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर बांटी गई है। ओके चलो, और कैसे कर सकते हैं जी पावर शेयरिंग। तो दूसरा तरीका पावर शेयरिंग का है कि आप टीयर्स में बांट दो, अलग अलग लेवल पे बांट दो। जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया में सबसे बड़ी गवर्नमेंट कौन सी होती है? एक होती है सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। अभी किसकी है? बीजेपी की है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, तो इस टाइम बीजेपी की है। स्टेट में अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात कर दूँ तो स्टेट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ओके जी। और अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ, लोकल यानी MLA वगैरह, ठीक है, तो जो हमारा फेडरल यानी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, उसमें अलग अलग टीयर्स में गवर्नमेंट बांट दी जाती है। और इसमें से सबसे पावरफुल कौन सी होती है? जो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये भी तरीका है कि पावर को आप अलग अलग टीयर पे बांट दो। हमारी कंट्री में होता है ये, आपको पता है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। जैसे इंडिया में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट मेरी स्टेट में आम आदमी पार्टी की है, और लोकल भी एक तरह से मेरा जो MLA है वो भी आम आदमी पार्टी के है, ठीक है। तो ऐसे भी हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल और डिफरेंट टीयर, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, प्रोविजनल लेवल। तो इसमें यही बताया गया, एक जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए होती है, एंटायर कंट्री के लिए होती है, उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट नीचे की साइड होती है, मतलब स्टेट को संभालती है, लोकल गवर्नमेंट सिर्फ अपने एरिया को,
ओके जी, अब तीसरा तरीका क्या है पावर शेयर करने का? तो तीसरा तरीका पावर शेयरिंग करने का है दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। सुना सुना सा लग रहा होगा, बेल्जियम ने यही रास्ता अपनाया था। बेल्जियम ने एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी जो अलग अलग कम्युनिटी के मैटर्स को देखती थी, ठीक है। तो पावर शेयर करने का ये भी एक तरीका है कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए आप अलग अलग बना दो, यानी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दो। जैसे कि मान लो हम श्रीलंका की बात करते हैं, तो अगर श्रीलंका में तमिल के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते और हमारे जो सिन्हाला है उसके लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देते तो तमिल को इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। जो तमिल की कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो तमिल लोगों के लिए काम करती, थोड़ा तो काम करती कम से कम, है ना। तो ये भी एक तरीका है कि पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, धर्म के नाम पे भी हो सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, और वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पर भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला तमिल के अंदर, यानी श्रीलंका के अंदर बोला ना, तमिल और सिन्हाला की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट हो सकती थी, है नहीं वहाँ पर, हो सकती थी। ये भी एक तरीका है पावर शेयर करने का। ओके जी, चौथा तरीका है क्या है जी पावर शेयर करने का? तो जो चौथा तरीका है पावर शेयर करने का और जो लास्ट है दैट इज हमारा पावर शेयर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। यही बच्चे है ना पॉइंट छोड़ देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है क्यों छोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने ये देख लिया क्यों है। अब मान लो कंट्री के अंदर पावर जो है सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास है, लेट्स अज्यूम सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी चलाएगी, है ना। तो ये गलत है, वो तो कोई भी गलत कानून बना सकती है। तो इसीलिए पावर को डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम आपको समझाता हूँ, इंडिया के अंदर आप देखो तो इंडिया के अंदर अगर कोई गलत कानून बनता है या कोई भी चीज़ होती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राइट है। क्यों? क्योंकि उनमें भी पावर को शेयर कर रखा है, उनको भी इतनी पावर दे रखी है कि जी अगर उनको कोई कानून या कोई चीज़ गलत लगती है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो शांति वाला प्रोटेस्ट होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। साथ ही में पॉलिटिकल पार्टी भी आपको पता है, जैसे कि मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जो कि ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन का मतलब उनकी अभी गवर्नमेंट नहीं है और वो देखती है कि जी जिनकी गवर्नमेंट है वो कोई गलत कानून लेकर आई है, कोई गलत कर रही है, तो वो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, यानी उनके पास भी पावर शेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब पावर शेयर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में कर दें या डिफरेंट लेवल पे कर दे, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के कर दे। हम अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप, हम अलग अलग प्रेशर ग्रुप और अलग अलग मूवमेंट के जरिए भी पावर को बांट सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है सच कॉम्पिटिशन एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इससे एक फायदा भी होता है, सारी की सारी पावर एक के पास नहीं रहती। हमारी गवर्नमेंट को पता है कि जी हम अगर हम कुछ गलत कानून बनाएंगे ना तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो भी अपने दायरे में रहकर ही काम करती है, अपनी लिमिट में रहकर ही काम करती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड द सोशल ग्रुप। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रहता है अगर पावर आपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, अलग अलग आप कह सकते हो डिफरेंट रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल ग्रुप में बांटी हो। जैसे चाइना का एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना के जो लोग हैं ना उनके पास, ना उनके प्रेशर ग्रुप के पास पावर है, ना उनके पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है। कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट जो मर्जी करती है। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी लोगों को, नॉर्मल लोगों को अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसका भी राइट है ना। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो, वीडियो कैसी लगी है ये बात आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तक आप देख रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। नोट्स वगैरह के लिए मैं बता देता हूँ यार, नोट्स वगैरह के लिए आप mainpointstudy.in पे जा सकते हो। कुछ बच्चों को अगर GP लिंक डाउनलोड करना आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा होगा, उससे भी आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने जो वेबसाइट बताई अभी पूरी नहीं है, तो आप ऐसे मत करना कि सर इसके नहीं डाले, इसके नहीं डाले। डाल दूंगा, MCQ वगैरह भी अपलोड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, उनकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ अलग से। आप ना एक काम करे करो, प्लेलिस्ट चेक करे करो, ठीक है। एक्चुअल में चैप्टर में अपलोड कर चुका था बट फेस के साथ नहीं किया था। कुछ बच्चों ने बोला सर फेस के साथ करो, तो कर दिया है। बट कुछ बच्चों का अगर बिल्कुल मान लो कल पेपर है या कल टेस्ट है उनका, ठीक है, और उनको ज़रूरत है तो वो वीडियो देख कर आ सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही नोट से पढ़ाया मैंने वहाँ पर, और वो भी बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। जैसे आप फ़ोन खोला है ना आपने, तो मेरे चैनल पे इधर इधर करोगे ना तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप नीचे देखना क्लास 10 सिविक्स मिल जाएगा, वैसे हिस्ट्री, वैसे ज्योग्राफी और वैसे इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों। तो अगर आपका कोई हिंदी मीडियम का है तो उनको भी आप सेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, आपका सपोर्ट वांछनीय है, ठीक है।
बाकी यार मैंने एक मेन पॉइंट टैग करके चैनल बनाया, पता ही है आपको, अर्निंग से रिलेटेड वहाँ पर मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं पहले से ही और धीरे धीरे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप भी वहाँ पर आ जाना, फ्री है, कोई चैनल लिया है, यूट्यूब चैनल लिया है तो वीडियो देखकर सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहते, एडुकेशन के साथ फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेन पॉइंट गेमिंग भी है। आ जाना अगर आपको लगता है जी कि मैं गेम में बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं कितने बेस्ट हो आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो मैंने चैनल बताया ना उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।